क्योंकि हम लोग जो जानने की कोशिश करेंगे कि वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से कंजर्वेटिव कौन से नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस में अब देखो, फोर्सेस की सबसे पहली कहानी कहाँ थी? एकदम शुरुआत में अगर जाएं हम लोग, एकदम शुरुआत में स्टार्टिंग में अगर जाएं, हमारे पास ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर रखा हुआ क्या है, एक ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक को पकड़ के एक फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, ब्लॉक पे एक फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में, इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये F कैपिटल F था और पीछे वाला ये क्या था? फ्रिक्शनल फोर्स था। इसके अलावा कौन से फोर्सेस होते थे? ये मास है, नीचे की डायरेक्शन में एक वेट एक्ट करेगा, क्या आएगा? वेट mg। ऊपर की तरफ क्या आएगा? रिएक्शन आएगा, रिएक्शन आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? कैपिटल NB, नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल फोर्स भी बोलते थे। ये फोर्सेस हैं। ठीक है, वेट भी क्या है? हमारा फोर्स है। नॉर्मल क्या है? ये भी फोर्स है। F क्या है? वो अप्लाइड फोर्स है। और स्मॉल f क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है। इन सारे फोर्सेस को कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। पहली चीज ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकेंड चीज, एक और थोड़ी सी अजीब सी चीज पढ़ी थी, वो है हमारे लिए, यहां पर क्या है? ये एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग को हम लोगों ने क्या किया था? कहां से स्ट्रेच किया था? मेन पोजीशन, या फिर इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। यहां से हम लोगों ने क्या किया था? इसको स्ट्रेच किया था। कितनी डिस्टेंस? x फ्रॉम द मीन पोजीशन। कौन सा फोर्स बना था? बोलो भाई, कौन सा फोर्स स्प्रिंग में अपने आप बन के तैयार? रीस्टोरिंग फोर्स किधर की तरफ एक्ट होता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में Fs। जो Fs का फॉर्मूला था, क्या था Fs का फॉर्मूला? बताओ, बोलो। Fs रीस्टोरिंग फोर्स क्या था? वो देखो क्या था? kx। वो देखो, पता नहीं, kx ABCD स्क्वायर z UK -2 3 4 5। तो गलत बोला ना, कोई नहीं, पता है ना कि कुछ ना कुछ तो बोला था, कोई दिक्कत नहीं। Fs इक्वल टू -kx था और यही हुक्स लॉ था। अब देखो ध्यान से, फोर्सेस हमारे पास जितने फोर्सेस के बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, एक Fs स्प्रिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स, अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल और वेट, इनके बेसिस पे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। पहला एक केस हम लोगों ने ऑलरेडी किया था, याद होगा, जब हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी। पोटेंशियल एनर्जी में का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उस टाइम पे हम लोगों ने एक काम किया था कि इस ब्लॉक को पकड़ा और रेस किया, फिर इधर ले गए, फिर रेस किया, इधर ले गए, इस साइड ले गए, यहां पे जाके मैंने फाइनली रोक दिया। इस पॉइंट पर इसका इनिशियल, ये क्या थी? इसकी इनिशियल पोजीशन थी। क्या थी? इनिशियल पोजीशन थी। और ये वाली जो थी वो क्या थी हमारी? ये वाली थी हमारी, क्या थी? ये फाइनल पोजीशन थी। ठीक है, यहां पे ये हमारी इनिशियल थी और ये वाली हमारी क्या थी? फाइनल पोजीशन थी। जो फाइनल हमारी पोजीशन थी, इसके बीच में हाइट अगर देखोगे तो हमने हाइट कितनी रेस की? x टोटल। यहां पर ये x1 है, ये वाली कितनी है? x2 है, और ये वाली कितनी है? x3 है। ये वाली जो हाइट है वो x1 है, ये वाली x2 है, और ये वाली x3 है। ये जो चीज है ये क्या है? हॉरिजॉन्टल चले थे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इस वाले पार्ट में स्टोर नहीं हुई होगी। जब हमने अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी रेस किया, कौन से फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं हम लोग? नीचे की तरफ। इस पे सब पे क्या लग रहा होगा? वेट लग रहा होगा, ग्रेविटी लग रही होगी। वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हम लोग उस ऑब्जेक्ट को रेस करते हुए लेके जा रहे थे। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालते, इसकी एनर्जी निकालते, तो निकलता क्या? mgh। वो एनर्जी, वो फोर्सेस जिसका लेना देना सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस। फॉर एन एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं, 11th फ्लोर पे आए, चले कहां से? नीचे ग्राउंड से चले। एक बच्चा आया कहां से? लिफ्ट से आया। लिफ्ट से कहां से? सीधे डायरेक्ट 11th पे आया। और दूसरा बच्चा क्या हुआ? स्टेज से आया। उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखोगे, दोनों की क्या है? सेम है। फिजिक्स के हिसाब से वर्क डन जो दोनों ने किया है, दोनों ने क्या किया? सेम किया। बिकॉज ऑफ वो अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी दोनों ही चले थे, लिफ्ट के थ्रू भी चले थे और स्टेज के थ्रू भी अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी चले थे। पाथ दोनों का क्या था? अलग अलग था। पाथ अलग अलग होने के बावजूद भी
जो एनर्जी स्टोर हुई है, वर्क डन जो किया गया वो कितना है, सेम है। मतलब ऐसे वो फोर्सेस जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस। जैसे कि सबसे पहली बात यहां आती है, देखो ठीक है, एक और स्लाइड। ये देखो, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है हमारा, ये स्लाइड में है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और एक जनरल एग्जांपल के थ्रू, पहली चीज के एग्जांपल के थ्रू कि हमारे पास यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट लेके जा रहे हैं, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट पे जाना चाहते हैं, और मैंने कहा आप वर्क डन निकालो फ्रॉम ए से लेकर क्या निकालो, बी तक निकालो। वर्क डन निकालोगे, एक तरीका ये है, एक पाथ हमारा ये है, एक पाथ ऐसा हो सकता है, एक पाथ कैसा भी हो सकता है, ऐसा। पाथ नंबर मैं डाल देता हूं, पाथ नंबर डालूंगा, यहाँ पे पाथ नंबर क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, और यहाँ पे क्या है 3 है। मैं वर्क डन तीनों का निकालो, ठीक है, वर्क डन क्या निकालो, तीनों का निकालो। वर्क डन ए टू बी निकालू फॉर पाथ 1, वर्क डन ए टू बी निकालू पाथ किसका 2 का, और वर्क डन निकालू मैं ए से बी का पाथ किसका 3 का। तो ये देखोगे कि ये तीनों चीजें क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। मतलब अगर ये तीनों इक्वल आ गई तो समझ लो जो ये वर्क डन जब निकालते हो, तो क्योंकि वर्क डन जब आप निकालते हो तो वर्क डन में क्या लिखते हो, आप फोर्स लिखते हो और क्या लिखते हो, डिस्प्लेसमेंट देखते हो, या फिर डिस्टेंस देखते हो, एंगल देखते हो बेसिकली कि कितना अमाउंट वो चला था। तो आप फोर्स चेक करोगे किस फोर्स के अगेंस्ट हम लोग चीजों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें अभी कोई ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं कर रहा है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स की बात नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट ने। ये पाथ थे बेसिकली ए से लेकर बी तक, मैं लेके जा रहा था किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हुए यहां तक लेके आया, मतलब अप्लाइड फोर्स बेसिकली अप्लाई कर रहे थे। अप्लाइड फोर्स, एक इंसान पाथ ए से गया, दूसरा किससे गया, पाथ बी से गया, 2 से गया, फिर पाथ नंबर किससे गया, तीसरा थर्ड से गया। और अगर उस अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क डन हमारा क्या आया, सेम आया। क्या आया, अगर वर्क डन हमारा सेम आया तो समझ लो वो जो फोर्स लगा था जिसकी वजह से ये वर्क डन सेम आए, वो कौन सा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब ऐसा फोर्स, ये वाली बात अब सेकेंड वाली देखो ध्यान से, अ कंजर्वेटिव फोर्स इज द फोर्स फॉर विच द वर्क डन इज मूविंग एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द 2 पॉइंट्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड। पाथ पे डिपेंडेंसी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहां पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे कि हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी जब हम लोगों को अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी कराई, या फ्री फॉल, सबसे आसान केस है फ्री फॉल देख लो, या किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी लेके जाओ, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन से ही वैल्यू आएगी और उसी पे डिपेंड करेगी, इसके अलावा किसी और पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। अब पाथ चाहे तुम ऐसे लेके जाओ ऊपर, ऐसे 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 किसी भी तरीके से लेके जाओ, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही लगेगी। उस टाइम पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। और इसी के लिए एग्जांपल है हमारे लिए, कौन कौन से एग्जांपल्स देख लो यहाँ पे ध्यान से। एग्जांपल्स क्या क्या है, एक कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा होता है, जो चार्ज के बीच में लगता है, किसके बीच में लगता है, चार्ज के बीच में लगता है। यहां पे मैं फिलहाल मैं मेंशन कर देता हूं, बिटवीन किसके, चार्जेस के बीच में लगता है। और एक हमने कौन सा बात किया, स्प्रिंग फोर्स की। स्प्रिंग फोर्स की कहानी भी हम लोगों ने देखी। अब स्प्रिंग को हम लोग स्प्रिंग को चाहे ऐसे पकड़ के आगे की तरफ लेके जाएं, या इसको थोड़ा टिल्ट कर दें, और इसको भी इस तरीके से मैं इसको अभी भी आगे की तरफ लेके जा रहा हूं, ठीक है। ये इसकी मीन पोजीशन से मैंने इसको आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट किया, एक्स लगाया, और यहां से भी एक्स लेके गया। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो बनके तैयार होगा, इसमें जो लगेगा वो बैक इसी डायरेक्शन में लगेगा, ये रीस्टोरिंग फोर्स। और अगर ये रीस्टोरिंग फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, इसकी वैल्यू जब चेक करोगे तो दोनों में क्या रहेगी, सेम। इसका मतलब क्या है कि वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, आप चाहे कैसे भी चेक करो। तो ये वाले फोर्सेस एग्जांपल में, और ग्रेविटेशनल फोर्स में सबसे, ग्रेविटेशनल फोर्स में वेट इक्वल टू क्या ले लोगे, mg ले लोगे।
इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने लिख दिया, बिटवीन चार्जेस जब लगता है वो वाला फोर्स है, क्लास 12 में सीखोगे। एग्जांपल में एक और देखो, एग्जांपल में बेसिकली इलस्ट्रेट करके दे दिया, व्हेन अ बॉल इज लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, जिसका हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ग्राउंड टू द हाइट h, द वर्क डन अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी इज mgh, रिगार्डलेस ऑफ द पाथ यूज्ड टू रीच दैट हाइट। पार्ट डन है। अब एक पार्ट और है जो यहां है, ये क्या है, इसको और समझना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसका है, कितने पॉइंट हो गए, पॉइंट नंबर 3, इसके बाद नोट करना है इसे। देखो भाई, हमारे पास पॉइंट ए था और पॉइंट बी था, कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी गया इस पाथ से, पाथ नंबर 1 से, मैंने वर्क डन निकाला, किससे निकाला, ए से बी निकाला, और पाथ कौन सा अप्लाई किया, 1 अप्लाई किया। इसके बाद बी से सी वो ऐसे डायरेक्ट आ गया, और ये पाथ नंबर क्या है, 2 है। अब वर्क डन मैंने निकाला कहां से, बी से ए निकाला, पाथ कौन सा देखा, 2 देखा। इन दोनों के वर्क डन को जब हमने ऐड किया, दोनों का वर्क डन क्या किया, ऐड किया, तो आंसर कितना आएगा, जी। तो वो वाले भी कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं जिनका क्लोज पाथ करने से, पाथ को क्लोज करने से जो वर्क डन 0 आ जाए, उनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेज बोलते हैं। जिसमें ये चीज हम लोगों ने सीख ली है कि वर्क डन W है, ये क्या लिखा हुआ है यहां पर, क्लोज्ड पाथ के लिए है, और वर्क डन कितना आया, 0 है। कोई दिक्कत, अब यहां पे हेडिंग डाल दो और फटाफट ये सब कुछ लिखते हुए चले जाओ और पूछ लो जो भी चीज पूछनी है, ठीक है। अब देखो अगला चीज, ऐसा कॉन्सेप्ट, ये जो चीज है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट यहां से इसको रिलेट करने की कोशिश करो, कि ये जितनी चीज डेप्थ में पढ़ोगे उतनी ही बात आपको समझ में आएगी, और न्यूमेरिकल करने में फिर आसानी होगी। इसका मतलब यह है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। जब नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं तो यहां पर कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। यहां पर जब जाएगा, ऑब्जेक्ट पहुंचेगा, तो यहां पर भी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी, और यहां पर क्या आएगी, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। पर यहाँ फिलहाल अगर ग्राउंड से, जिस भी रेफरेंस पॉइंट से हम लोग फेंक रहे हैं, ग्राउंड से फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि किसी वेलोसिटी, कोई ना कोई तो वेलोसिटी आपको यहाँ से देनी ही पड़ेगी ऑब्जेक्ट। तो नीचे से ऊपर गया ऑब्जेक्ट, गया ए से बी गया, और इसका वर्क डन निकाला, ठीक है। वर्क डन निकाला, तो वर्क डन जब निकालोगे, कहां से कहां तक का निकाला, कहां से कहां तक निकाला, वर्क डन निकाला ए से बी का निकाला। किसकी वजह से वर्क डन, कौन से वाले फोर्स की वजह से वर्क डन निकला, बोलो भाई। नीचे से इधर की तरफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी, वो कौन सा, mg मतलब ये जो वर्क डन आएगा ग्रेविटी की वजह से आएगा, और वो ग्रेविटी की वजह से तुम जनरली क्या लगाते हो, F डॉट डी लगाओगे, तो लगाओगे बाद में क्या लगाओगे, एफ डी कॉस थीटा, एफ की जगह क्या लगाओगे, mg, और डी की जगह क्या लिखोगे, ये h हाइट रेस की, और डिस्प्लेसमेंट बताओ, और थीटा चेक करो, थीटा क्या है, फोर्स किधर की तरफ है, नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ। एंगल कितना आएगा, cos 180, डन, सबमिट करके चले जाओ। तो क्या आएगा यहां पर बताओ, mgh आएगी बात। अब तुम देखो, अब मैं ऑब्जेक्ट को कहां से कहां ला रहा हूं, ये पॉइंट हमारा क्या था, B, और ये हमारा क्या था, C। अब B से C लाओ, अब मैं B से क्या लाऊं, C लाऊं। अभी भी वेट किधर की तरफ एक्ट कर रहा होगा, ग्रेविटी तो नीचे की तरफ एक्ट कर रही होगी, ऑब्जेक्ट अब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा, अब वर्क डन निकालोगे, कहां से कहां निकालोगे, B से A की तरफ निकालोगे, एफ डी क्या लगाओगे, कॉस थीटा। तो यहाँ फोर्स कितना हो रहा है, फोर्स तो mg आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो रहा है, h ही होगा। अब कॉस थीटा चेक करो, इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ ही हो रहा है, मतलब 0 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, mgh। अब दोनों के वैल्यू को ऐड करो, कहां से, वर्क डन कहां से कहां, ए से बी, और वर्क डन कहां से कहां, बी से ए। आंसर कितना आएगा, तो ये क्या मतलब हुआ कि क्लोज्ड पाथ के लिए, फॉर द क्लोज्ड पाथ, वर्क डन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, वर्क डन फॉर क्लोज्ड पाथ के लिए जहां से चले थे वहीं पे पहुंच जाओगे, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 0।
अब इस वाले पोर्शन में हम लोगों ने मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन सीखा था। क्या था वो मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन, याद है कुछ? मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन या टोटल एनर्जी जब हम लोग किसी भी जगह निकालते तो क्या लिखते थे? लिखते थे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या लिखते थे? पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे। ठीक है, और ये भी कह सकते हो कि जो चेंज काइनेटिक एनर्जी, जो टोटल जो चेंज आएगा इसमें, कहीं किसी भी पॉइंट पे अगर चेंज देखना चाहते हो तो काइनेटिक एनर्जी प्लस यहां पे क्या लिखूं? पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे क्या लिखूं? पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज की वजह से यहां पे क्या लगा दूं? डेल्टा। तो चेंज अगर डिफरेंस निकालूंगा, एनर्जी तो कंजर्व होगी, जो नीचे पॉइंट पे होगी वही कितनी होगी? ऊपर पॉइंट पे होगी। तो ये वैल्यू मैं लिख सकता हूं, यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और वर्क डन क्लोज पाथ के लिए वैसे भी क्या होता है, या तो क्लोज पाथ का कॉन्सेप्ट लगा लो, क्लोज पाथ के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां पर डेल्टा ऑफ के प्लस पोटेंशियल एनर्जी को यू से जनरली लिखते हैं, ये चीज लिख सकते हो। अब ये वाला कॉन्सेप्ट ना किसी न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे, ऐसा कुछ रिलेशन लिखा जा सकता है। अगर मैं इसको और भी तरीके से लिख सकता हूं कि वर्क डन इक्वल टू 0 हुआ फॉर क्लोज पाथ, ये भी किसके लिए है? यहां पे लिख सकते हैं फॉर क्लोज्ड पाथ के लिए वर्क डन हमारा होगा 0। डेल्टा ऑफ के और डेल्टा ऑफ क्या लिख सकते हो? यू। इधर भेज दोगे तो डेल्टा ऑफ के माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ यू, ये बात लिख सकते हो। अब कैनेटिक एनर्जी में चेंज लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? यहां पर कैसे लिखोगे? कैनेटिक एनर्जी K2 माइनस K1, और यहां पे लिख सकते हो माइनस U2 माइनस U1, ऐसा भी लिख सकते हो। अब इसमें से कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जो दो चीजें क्वेश्चन में गिवन हो सकती हैं, और तीसरी चीज क्या हो सकती है? मतलब चार टोटल है, चार चीजें, चार चीजों में तीन चीजें हो सकती है, आपको पता हो, और चौथी चीज आपको क्या हो निकालनी। ठीक है, जिसको तुम लोग अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, ऐसे करके लिख दो, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे लिख लो। और यहाँ इक्वल्स टू लगा लो, क्या ये कांस्टेंट थी, कंजर्व थी क्वांटिटी। फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ये कहानी ऐसी कुछ हो सकती है। और उसमें भी एक और केस था जो हमारे लिए वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्सेस, आप कैसे लिखते थे? एफ डॉट डी आर। क्या लिखते थे? एफ डॉट डी आर लिखते थे। फॉर कंजर्वेटिव फोर्स ये वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो यहां लिख सकते हो एफ डॉट क्या लिखोगे? डी आर क्लोज्ड। अब यहां पर एक सर्कल और बना देते हैं। इस सर्कल का मतलब क्या होता है? सर क्लोज्ड पाथ है। इस सर्कल का इंटीग्रेशन में साइन बना दोगे तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज्ड पाथ हो जाएगा। अब इस टॉपिक को और भी बढ़ाया जा सकता है, बस वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन वाइज बढ़ जाता है। यहाँ इन इतनी बातों से क्वेश्चंस होने लगेंगे आपसे। कंजर्वेटिव में ये वाले पॉइंट्स, चलो ये तो हमने तो यहां मैं लिख देता हूं, इसको बना देता हूं। ये क्या है हमारा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की कहानी। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में सेम चीज अगर लिखने की कोशिश करोगे, भाई हमारे पास जो टोटल एनर्जी थी, वो टोटल एनर्जी, या फिर बोल सकते हो जो हमारा वर्क डन था, वो किस पे डिपेंड कर रहा था? किस पे डिपेंड कर रहा था? वो हमारा कर रहा था काइनेटिक एनर्जी प्लस किस पे कर रहा था? पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी है वो हम लोग टोटल एनर्जी को K प्लस यू लिख सकते हैं। जब चेंज लाएंगे टोटल एनर्जी में, डिफरेंस चेक करेंगे, और जब डेल्टा चेंज लाएंगे किसमें? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में। अब ये जो टर्म है ये नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। दूसरी बात कह सकते हो कि जो वर्क डन हमारे लिए था, एफ डॉट क्या था? डी आर था, क्लोज्ड लिखाओगे, ये भी क्या होगा?
नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब वर्क डन जो होगा वो हमारा 0 नहीं होगा, क्लोज पाथ में कुछ ना कुछ अमाउंट बचेगा। अब लॉजिक ऐसा क्यों हो रहा है, अब तुम खुद बताओ। इस ऑब्जेक्ट के साथ देखो, यहां पर अभी हम लोगों ने यहां पर एक अप्लाइड फोर्सेस का कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग बनाया था, यहां पे बनाया था। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने किया था इस साइड हमने एक अप्लाइड फोर्स लगाया था, और अगर रफ सरफेस है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ वेट लगेगा, और वेट क्या होगा, mg होगा, और रिएक्शन क्या होगा, n लगेगा। अब बताओ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्शन अगर इसमें देखते हो तो मास पे ही तो पड़ेगा। जितना ज्यादा अमाउंट क्वांटिटी का मैटर मास बढ़ाओगे, mg बढ़ेगा, एक्शन बढ़ेगा, तो ये क्या करेगा, रिएक्शन। न्यूटन्स का थर्ड लॉ का ध्यान रखोगे तो ये वाला क्या बेसिकली कर रहा है, काम एक्शन का काम कर रहा है, और ये वाला किसका कर रहा है, उसी का रिएक्शन उसे मिल रहा है। तो इसमें से कौन सा ऐसा फोर्स है जो पाथ पे डिपेंड करेगा, फ्रिक्शन फोर्स। किस पे करेगा, पाथ डिपेंडेंट होगा। आप सरफेस टू सरफेस डिपेंडेंसी दिखाएगा। तो इसीलिए यहां पर तुम देखोगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में क्या है, एक फ्रिक्शनल फोर्स है, और कौन सा है, एयर रेजिस्टेंस है, और क्या है, विस्कस फोर्स है। ये सब अपने आप में नाम अलग अलग हैं पर अपने आप में है ये फ्रिक्शनल फोर्स ही। ये फ्रिक्शनल फोर्स जब हम इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं, ये भी फ्रिक्शनल फोर्स है। जब कोई भी तुम ऐसे करो, सोचो जरा, ये हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। एटमॉस्फेयर की लेयर्स में कोई भी एक ऊपर से वाटर ड्रॉप आप फेंक रहे हो, या वाटर ड्रॉप आ रही है ऊपर से नीचे तक रेनिंग सीजन के टाइम पे, तो क्या होगा, नीचे की तरफ एक वेट इसका एक्ट कर रहा होगा, mg लग रहा होगा, और एक ऊपर की तरफ से इन लेयर्स में जब जा रहा होगा तो एक फ्रिक्शनल फोर्स और लग रहा होगा। ठीक है, जो हम लोग बोल सकते हैं स्मॉल ऑफ f, जो लेयर्स में जब जा रहा होगा उस टाइम पे। ये बात हम लोग कहां देखोगे, फ्लूइड डायनेमिक्स में देखोगे जब पार्ट 2 स्टार्ट होगा। तो ये भी फ्रिक्शनल फोर्स ही है, और उस फ्रिक्शनल फोर्स को आप खुद भी महसूस कर सकते हो। खुद भी किसी भी चीज से, जैसे आप किसी हाइट से पैरासूट लेके अगर आप ऊपर से नीचे आते हो तो हाँ वो भी देख सकते हो। तो उसमें क्या होता है, एक एयर हमारे ऊपर की तरफ क्या लगा रही होती है, फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही होती है। अगर वो ना हो तो फ्रिक्शनल फोर्स महसूस नहीं होगा, तो वो भी क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ये विस्कस फोर्स किसके लिए होता है, विस्कस फोर्स सुना है इससे पहले, ये भी किसके लिए होता है, फ्लूइड के लिए होता है। अब फ्लूइड में चल के देखो, ये एयर भी क्या है, आपस में फ्लूइड ही है, क्योंकि फ्लूइड अगर तुम देखते हो, फ्लूइड में क्या क्या आता है भाई, लिक्विड भी आता है, फ्लूइड में क्या होता है, गैस भी होती है ना, ये दोनों चीजें होती है। दोनों में चल के देखो तो पीछे की तरफ क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, उसी को क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। तो ये वाला अब डेफिनेशन ये वाली भी समझ सकते हो, है ना। क्या बोला गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। इसमें इस वाले पार्ट में वैसे भी आपसे एग्जाम में बहुत कम, बहुत ही रेयर टू रेयर कोई चीज पूछ जाएगी, बस थोड़ी बहुत चीज पता होनी चाहिए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, फोर्स फॉर विच द वर्क डन इज मूविंग ऑन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा। और क्लोज पाथ के लिए मैंने दिखा ही हुआ, वर्क डन फॉर द क्लोज पाथ इज नॉट इक्वल्स टू 0। लिख डालो जी। फ्रिक्शनल फोर्स के लिए किसी भी वर्क डन निकाल के देखना, समेशन कभी 0 नहीं आएगा। इसका ही निकाल के देख सकते हो, जैसे हमने अभी फ्री फॉल का किया था ना, इसका भी निकाल के देखोगे तो इसमें कोई वो नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बना के देख लेते हैं। ठीक, क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ ए एक्सेलरेशन से, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, वेट किधर लगेगा, mg ऊपर, और नॉर्मल फोर्स ऊपर। इस साइड क्या लग रहा है, अप्लाइड फोर्स। तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन निकालोगे तो वर्क डन क्या आएगा, माइनस, या जैसे हमने उसका निकाला था वैसे निकाल लो, वर्क डन इक्वल टू क्या आएगा, एफ डी, क्या लगाओगे, कॉस थीटा। बताओ वर्क डन, अगर मेरा ऑब्जेक्ट ए से यहाँ पे पहुंचा रहे हैं हम लोग, कहाँ पहुंचा रहे हैं, बी पे पहुंचा रहे हैं। ठीक, इसी चीज को तुम लोग क्या करोगे, कैसे देखोगे, इसी चीज को, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुंच गया था, किस पे पहुंच गया था, बी पॉइंट पर, अब उसको यहां लेके आओ ए पॉइंट पर। अब आपको फोर्स अप्लाइड इधर लगाना पड़ेगा, और फ्रिक्शनल हो जाएगा इस साइड, फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। अब देखो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट तो हमने क्या चली, वही सेम चली, क्लियर है। तो अब मैं वर्क डन निकालूंगा, क्या निकलेगा, वर्क डन कहां से कहां तक निकलेगा, अब बी से लेकर ए तक का। फोर्स हमारा एफ है, डिस्टेंस हमारा एस है, अभी भी कॉस 180, सॉरी
हाँ cos 180 आएगा, आंसर कितना आएगा -fs। अब ये वर्क डन तुम क्या करो, ए से बी तक और बी से ए तक का ऐड करके देखो क्या कटेगा, बोलो भाई क्या ये कटेंगे वैल्यूज, इन दोनों को अगर ऐड करोगे क्या समेशन आएगा। तो वर्क डन ए से बी प्लस वर्क डन बी से ए नॉट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पहला फॉर्मूला जो इससे रिलेटेड है, ठीक है। अगले बार एक चीज और हम लोगों ने देखी थी, क्या देखी थी कि यहां से हम लोग टोटल एनर्जी की बात कर रहे थे। टोटल एनर्जी क्या थी हमारी, कैनेटिक एनर्जी प्लस क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। इस टोटल एनर्जी को हम लोग कुछ भी लाइक वर्क डन ले सकते हैं, वर्क डन लोगे या कैनेटिक एनर्जी उसको टोटल एनर्जी के टर्म में भी ले सकते हो। मैं इसका चेंज निकालूंगा वर्क डन, तो क्या लिखोगे, डेल्टा ऑफ के प्लस यू लगाओगे, यही तो लगाओगे। कंजर्वेटिव में क्या हो रहा था, ये वाली वैल्यू समेशन क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था हमारा, 0 आ रहा था। यहाँ डिफरेंस क्या आ रहा था हमारा, नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये तो हमारा वर्क डन कैसा रहेगा, ऐसे ही रखो। इसमें कैसे लोगोगे, इसमें भाई चेंज का मतलब, ये डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, और चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। और फाइनल वैल्यू क्या होगी बताओ, बोलो भाई क्या आएगी फाइनल वैल्यू। फाइनल लिखोगे कैसे लिखोगे, K2 प्लस U2 माइनस क्या, फिर क्या लिखोगे, K1 प्लस U1। ये फॉर्मूला हो गया। वही सेम चीज उसमें लिख रहे थे, उसमें फर्स्ट वर्क डन की वैल्यू क्या हो रही थी, 0 हो रही थी। लिख डालो काम की चीज, इसके बाद फिर करते हैं क्वेश्चंस। कहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ है फॉर नॉन, हाँ कंजर्वेटिव फोर्स, क्या बोलना, इधर देखो ये वाले डिफरेंसेस बस समझ में आने चाहिए। एक पहला पार्ट ये, ओनली फॉर द कंजर्वेटिव एक्ट K प्लस यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, K क्या है कैनेटिक एनर्जी और U क्या है पोटेंशियल एनर्जी कॉन्स्टेंट है। और जो NC है ये क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, डेल्टा ऑफ K इक्वल्स टू K प्लस यू, और नीचे लिखा हुआ वर्क डन F डॉट डी आर इक्वल फॉर द क्लोज पाथ इक्वल टू 0। नॉन कंजर्वेटिव के लिए ये नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये देखो पॉइंट्स, करेक्टरिस्टिक्स जो इसके हैं, ये बात अब सारी समझा दी गई है कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वर्क डन फॉर द क्लोज पाथ इज 0, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड, मतलब ये पार्ट है इससे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड हो सकती है, जिसका हम लोगों ने अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी वाला जो डेरिवेशन किया था MGH वाला। फिर इसमें बोला मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड का मतलब है जो कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यहाँ पर वही सेम चीजें क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। चलो भाई अब देखो क्वेश्चंस, ये हैं, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बाकी ट्राई कर लेना। ये देखो, हालांकि अब ये क्वेश्चन क्यों है, इस पे बेस्ड है सिर्फ, पर ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने वर्क डन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। स्पेशली इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टूडेंट कैरीज अ 5 kg ऑफ बैग फ्रॉम द पॉइंट A ग्राउंड लेवल टू द पॉइंट ऑफ B विच इज, कितना लिखा हुआ है 8 मीटर above the ground, he can choose either a short steep path or longer curve। कोई भी पाथ वो फॉलो करना चाहता है। तो बोला गया पहला पार्ट में क्या पूछा गया, will the work done against the gravity be the different for the two path। वर्क डन क्या अलग अलग होगा, वर्क डन सेम होगा पर अपोजिट होगा, एक बार वर्क डन पॉजिटिव आएगा और एक बार वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वर्क डन कंजर्वेटिव समेशन क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट का मतलब है नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट जा रहा है तब के लिए अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी। व्हाट डज दिस टेल्स यू अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये देखोगे कि ब्लॉक ऑन द रफ ट्रैक, रफ ट्रैक का मतलब हो गया फ्रिक्शनल फोर्स इन्वॉल्व हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स तो देखो कांस्टेंट हमें फ्रिक्शनल फोर्स दे भी रखा, कितना दे रखा है 5 न्यूटन का फोर्स दे रखा है। ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर, ये भी हम लोगों ने एक डेरिवेशन के थ्रू अभी कर लिया। वाइल द ये डिस्टेंस गिवन है, दो चीजें हैं, एक पाथ 1 है, दूसरा पाथ क्या है 2 है। इसमें 4 मीटर चला, इसमें कितना चला 7 मीटर चला। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कितना दोनों में लग रहा है 5 न्यूटन का लग रहा है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग द बोथ द पाथ, दोनों पाथ के लिए निकालना है। इज द फ्रिक्शन कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, गिव रीजन।
अब आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, समेशन चेक करके देखना पड़ेगा क्लोज पाथ के लिए वैल्यू हमारी 0 आ रही है या फिर नहीं आ रही। अगर 0 आ रही होगी तो कंजर्वेटिव होगा, पर फ्रिक्शन हमें पता ही चल गया कि वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसके साथ समेशन 0 नहीं आएगा। अब एक और थोड़ी सी अजीब कहानी पे बेस्ड, स्प्रिंग फोर्स तो हमने कंप्रेशन और एक्सटेंशन का कर ही रखा, उसमें फॉर्मूला पे बेस्ड है। ये वापस बेसिकली रिवीजन है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में जितने भी वर्क डन का केस किया। स्लाइडिंग डाउन द रफ इंक्लाइंड, ठीक है, रफ इंक्लाइंड का मतलब कैसा हो गया, ऐसा सरफेस, ठीक है। 3 kg ऑफ द ब्लॉक स्लाइड्स फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम ऑफ द टॉप ऑफ द हाई, 5 मीटर हाई रफ इंक्लाइंड प्लेन। रफ इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या हो गया, ये यहां से कोई भी ब्लॉक ऐसे करके, कोई भी एक ब्लॉक है जो यहां से इधर की तरफ क्या कर रहा है, जा रहा है। रफ अगर है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अब इसके तुमने कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस आप लोगों ने लगाए हैं कि इधर इधर की तरफ वेट एक्ट करेगा, नॉर्मल हमारा इधर होगा, इसके ये एंगल थीटा होगा, ये क्या आएगा mg आएगा, इसके कंपोनेंट बनेंगे, इधर क्या बनेगा कंपोनेंट mg cos थीटा, इस साइड क्या बनेगा mg sin थीटा, और यहाँ नॉर्मल आएगा। वेट का ही कंपोनेंट होगा जो इसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, स्लाइड डाउन कर रहा होगा। अब बोला कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर इसके बाद हाउ मच मैकेनिकल एनर्जी इज लॉस्ट। ये क्वेश्चन ट्राई करना, रफ डायग्राम मैंने इसका फिगर बना दिया है। इसमें टोटल हमारे पास है कितने, 5 क्वेश्चन, ठीक है, क्लोज पाथ चैलेंज, ठीक है। तो ये आज की कहानी है, इसको पढ़ के आना, करके आना, ये होमवर्क है। पुराना काम भी करना है।